तो आज हम प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में, इससे पहले 6 लेक्चर्स बने आपके। उन 6 लेक्चर्स में हमने इस प्रश्नावली का बेसिक कांसेप्ट सीखा था। ठीक है? अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए। उन लेक्चर्स को देखने के बाद इस प्रश्नावली को आप खुद ब खुद सॉल्व करिएगा और इसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? 1-2 क्वेश्चंस ना हो तो उसको आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या क्या लिखा है प्रश्न में? क्या लिखा है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4,-2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं। चलिए, ये कार्तीय तल हो गया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस पे हमें ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। -4,5, -4,5 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 जो -4,5 यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रॉपरली अपना स्केल से कर सकते हैं, है ना। नहीं तो इसको आप रफली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, है ना भाई, क्योंकि 11वीं क्लास तो बोर्ड की क्लास तो है नहीं कि जिसमें आपको प्रॉपरली ही करना हो। अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपके टीचर कहें कि भैया रफली कर सकते हो तो रफली कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका 0,7, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7। तीसरा पॉइंट आपका 5,-5, 5,-5। ठीक है। चौथा पॉइंट आपका -4,-2। लो जी, तो ये कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप कहेंगे सर आसान है, कैसे करेंगे? 10वीं क्लास में आपने सीखा था, हम इन दो बिंदुओं को मिला देंगे, ये एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे, फिर इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे। लास्ट में इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ के इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना, और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कोई कुछ नहीं कहेगा। बताइए सर, समझिए। ये तो लॉन्ग कट हो गया ना, ये तो बच्चे करते हैं, अब आप बच्चे थोड़े रहे हैं, है ना। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है भैया कि आप इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप लिखिएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे आप लिखिएगा 1/2 और ऐसे मापांक लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले सबसे पहले आप कोई भी बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसका लिखूंगा, तो आपने लिख दिया -4,5, फिर आपने इसका लिख दिया 0,7। ठीक है, फिर आपने लिख दिया इसका 5,-5, फिर आपने लिख दिया -4,-2, लिख दिया। यहाँ से चालू हुए और क्लॉकवाइज सेंस में चलते हुए चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपने लिख दिए। ठीक है, अब जिस बिंदु से आपने शुरुआत की थी ना, उसी बिंदु को वापस लिख दीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हमने क्या करना है, 1/2 लिखना है। इन चारों निर्देशांकों को कुछ इस प्रकार से लिख देना है। जिस निर्देशांक से आपने शुरुआत की उसको लास्ट में वापस लिख देना है। ठीक है, अब सर देखिए आगे, 1/2 लिखिए, मापांक लगाइए। अब सबसे पहले आप इसके साथ गुणा करेंगे। गुणा करिए, ये होगा सर 7×4 = -28। ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी आपने इसके साथ कर लेना। ठीक इसी तरीके से इसके साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। इसके साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? -20, है ना।
सबसे पहले आपने इसकी गुणा की, इसकी गुणा की, इसकी गुणा की और इसकी गुणा कर ली। कर ली, बिल्कुल सही किया। माइनस का निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी इसके साथ गुणा करिए, इसकी इसके साथ गुणा करिए, है ना। इसकी इसके साथ गुणा करी, इसकी इसके साथ गुणा की, इसकी इसके साथ गुणा करिए और इसकी इसके साथ गुणा करिए। कर दिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। कर लेते हैं सर। ये हो जाएगा माइनस का 28 और ये माइनस का 30। ये हो गया हमारा माइनस का 40, 50, 58, ठीक है। माइनस, इनको जोड़िए, 35 और 20, 45, 55, 55 और 8, 63, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए इसको। ये क्या, माइनस का 58, माइनस का 63, 8 और 3 11, एक आंसू ऊपर, 5 और 6, 5 और 6 13, नहीं 5 और 6 11, 11 और 1 12, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं 121/2। मापांक है ना, मापांक माइनस को हटा देगा। तो जो इसका क्षेत्रफल आया है चतुर्भुज का, वो कितना है, 121/2 वर्ग इकाई लिख देना, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर। अपना आंसर मैच कर लीजिए, यही पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप अगला उदाहरण। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया मैं आपको, अगर आपको पंचभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है ना, तब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पांचों निर्देशांकों को लिखिएगा, है ना। जिस निर्देशांक से आपने शुरुआत की उसको वापस लिख दीजिएगा लास्ट में, और सेम प्रोसेस यूज करते हुए आप पंचभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे ही छठभुज का, सप्तभुज का, अष्टभुज का, नवभुज का, कितनी भी भुजाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल। त्रिभुज का भी, त्रिभुज का भी आप क्षेत्रफल इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि भैया 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, ठीक है जी। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, ग्राफ बना के करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज माने कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। इस त्रिभुज का जो आधार है वो y अक्ष पे है, और y अक्ष पे इस तरीके से है कि आधार का जो मध्य बिंदु है ना, वो मूल बिंदु है, समझ रहे हो। यानी कि त्रिभुज जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। ये त्रिभुज इस प्रकार से भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। जो ये मूल बिंदु है ना, ये आधार का मध्य बिंदु है, ठीक है सर। अब इस पूरे की लेंथ है 2a, तो ये कितना हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा a, है ना, बिल्कुल सर। ये पूरी लेंथ है 2a, ये पूरी लेंथ है 2a। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये लेंथ मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। करिए फिर। तो आप लिखेंगे, इसको कुछ नाम दे दीजिएगा, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेट से एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4a² बराबर a² जमा वाई जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया 3a² बराबर वाई जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, √3a बराबर वाई जेड, है ना। दोनों तरफ रूट कर दिया ना, तो
इस तरफ रूट करें तो 3 का रूट 3 हो गया, ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, प्लस माइनस लगा दीजिएगा। आप कहेंगे सर कई बार तो आप कहते हैं कि रूट में प्लस माइनस लगाओ, कई बार ना लगाओ, है ना, क्या चक्कर है ये? समझो, अलग अलग प्रश्न होते हैं बेटा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रूट 4 कितना होता है तो आप कहेंगे 2 होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो वो प्लस माइनस 2 होगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। मैंने आपसे इसका रूट नहीं पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि ये इसके बराबर है और मुझे वाई जेड की वैल्यू चाहिए, है ना, तब ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मैंने मापांक वाले लेक्चर में समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख सकते हैं। तो हमारे पास वाई जेड की लेंथ आ गई कितनी, इतनी आ गई सर। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो इतनी होगी। अभी तो धनात्मक दिशा में चल रहे अपन, है ना, धनात्मक दिशा में। अच्छा, एक बात और बतानी भूल गया आपको, वाई जेड क्या एक लंबाई है, लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्लस रखिएगा। अब समझिए, ये लेंथ जो है ये है आपकी √3a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a, 0। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, है ना, 0, ही होगा, क्योंकि वाई अक्ष पे आप कोई भी बिंदु लीजिए, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होता है। इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक 0, हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक 0, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के निर्देशांक या तो ये तीनों होंगे, ठीक है, या फिर ये तीनों होंगे, है ना। भाई त्रिभुज ये वाला भी बन सकता है और त्रिभुज ये वाला भी बन सकता है, तो या तो ये तीनों निर्देशांक होंगे या फिर ये तीनों निर्देशांक होंगे। लिख देते हैं, तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, या तो होगा या तो होगा भैया जी हमारे पास 0, √3a, 0, 0, -a, या फिर 0, -√3a, 0 और 0, -a। जी हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न देखो, क्या कह रखा है, क्या रखा है कि भैया P एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक है x1, y1। क्या वो एक दूसरा पॉइंट है जिसके निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर P क्या y अक्ष के समांतर है, और दूसरी बात क्या क्या रखी है कि अगर P क्या x अक्ष के समांतर है। ठीक है, पहला पॉइंट करते हैं, अगर P क्या y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो आप कोई भी रेखा खींचिए जो कि y अक्ष के समांतर हो। खींचिए एक बार, आप कहेंगे सर लीजिए खींच दे, है ना। अब कोई भी रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो इसमें खास बात होती है, क्या सर बताइए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया ये पॉइंट बताओ, तो आप कहेंगे सर ये जो पॉइंट है ये x, 0 के रूप का होगा, है कि नहीं। भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 0, 3, 0, लेकिन x, 0 के रूप का पाएगा। ठीक है सर, अगर मैं आपसे ये पॉइंट पूछूं तो आप कहेंगे सर ये जो पॉइंट है ये x, हो सकता है 1 हो, है ना, लेकिन ये बात पक्की है कि इस पॉइंट का जो x निर्देशांक है वो x ही रहेगा। भाई अगर ये x1 है तो ये x1 ही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु का x निर्देशांक सेम रहेगा। उस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु का निर्देशांक, हर एक बिंदु के निर्देशांक में जो x का निर्देशांक होगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर।
तो अगर मैं इस पर 2 पॉइंट ले लूँ, मान लो कि एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, है ना। इस पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, इस पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सर इस पॉइंट का जो x निर्देशांक होगा और इस पॉइंट का जो x निर्देशांक होगा सेम पाएगा, x1 और x2 ये बराबर पाएंगे बेसिकली, है ना। आप देखिए इस रेखा पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका x निर्देशांक सब में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस p पॉइंट का x निर्देशांक और इस q पॉइंट का x निर्देशांक भी सेम होगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर p का y अक्ष के समांतर है तो x1 बराबर हो जाएगा x2 के। क्लियर। अगर x1 x2 के बराबर हो गया तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p के निर्देशांक सर x1 y1 लिख लो, और q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, q के निर्देशांक को भी आप x1 y2 लिख सकते हो, है ना। x1 x2 बराबर हो गया ना, तो या तो आप इन दोनों को ही x2 लिख दो या फिर आप इन दोनों को ही x1 लिख दो। मैंने दोनों को x1 लिख दिया। ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बताइए क्या हो जाएगी इनके बीच की दूरी। आप कहेंगे सर दूरी सूत्र लगा देंगे, लगा दो फिर। हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। सोल्व करिए, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका ऊपर रूट लग गया, ये होता है हमारा y2 माइनस y1 का मापांक। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैं मापांक का लेक्चर ले रहा था तो उस दौरान मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है ये बराबर होता है मापांक एक्स के, है ना। रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर आपको मिल जाए, होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, किसी संख्या का होल स्क्वायर अगर आपको मिल जाए तो इसको सॉल्व करने में मापांक एक्स आता है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, आ गया आपका आंसर। क्लियर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। बस सेकंड पार्ट में क्या है कि ये रेखा जो कि अभी हमने y अक्ष के समांतर खींची, ये रेखा आपको x अक्ष के समांतर खींचनी पड़ेगी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप ये सेकंड पार्ट खुद ब खुद सॉल्व करें। ठीक है, इस रेखा को x अक्ष के समांतर खींच लीजिएगा, वहां पर भी आपको एक खास बात नजर आएगी जिस तरीके से यहां पर हमें खास बात नजर आई। ठीक है, और खास बात नजर आ जाने के बाद आप पाएंगे कि y1 और y2 बराबर होंगे, है ना, ऐसा पाएंगे आप, उसका सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, खुद ब खुद करिएगा, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये तो कक्षा 10वीं वाला प्रश्न हो गया ना, कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। पिछले प्रश्न में जो मैंने ग्राफ बनाया था ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए बनाया था मैंने। ठीक है, बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या है कि एक्स अक्ष पे एक बिंदु ज्ञात करिए जो कि इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर हो। एक पॉइंट हमारा 7,6, 7,6 मान लो कि यहाँ पे है। एक पॉइंट हमारा 3,4, 3,4 मान लो कि यहाँ पे है। तो हमें एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो मान लो कि वो बिंदु यहाँ पे है, मान लो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर इस बिंदु के निर्देशांक x,0 के रूप में पाएंगे। बिल्कुल सही बात। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि इसकी और इसकी दूरी बराबर है इसकी और इसकी दूरी के, है ना। भाई हमें एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना था जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है, बराबर है। तो यहां पर आप दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, यहां पे आप दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, दोनों को बराबर रखिएगा, सोल्व करने पे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और जिस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बराबर है ना। खुद ब खुद सॉल्व करिए। पहले मैं यहां से आपको करवा देता हूं। माना इसको लेट से हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। माना ए बी सी 3 बिंदु हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रखा है कि ए बी की दूरी बराबर है किसके, बी सी की दूरी के। अब ए बी की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर
जमा में 0 - 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट बी से क्या हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर जमा में 0 - 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ रूट रूट से रूट काट देते हैं। मैं भी कई बार जल्दी जल्दी में ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सोच समझ के करता हूँ, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ आप रूट से रूट मत काटिए, बेसिकली दोनों तरफ स्क्वायर करिए। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसका इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसका मतलब यह हुआ। जब हम ये निशान लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 का स्क्वायर जमा में ये कितना हो जाएगा 16, x - 7 का स्क्वायर जमा में ये कितना हो जाएगा 36। सोल्व कर लो इसको, है ना। ये हो जाएगा x² जमा में 9 माइनस का 6x जमा में 16 बराबर x² जमा में 49 माइनस का 14x प्लस का 36। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है ना। 16 और 9 कितना हो गया 25, और 49 और 36 कितना हो गया 59, 69, 79। 79 में 6 जोड़ना 85 हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस का 6x प्लस का 14x बराबर 85 माइनस 25। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x बराबर, तो 85 में से 25 गया, कितना बच गया 60 बच गया सर जी। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 60/8, है ना। काट लो, कटता हो तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 15/2 आ गई सर। कहने का मतलब ये है कि 15/2,0 यानी कि 7.5,0, है ना। 7.5,0 ऐसा बिंदु है जिस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और जिस बिंदु की इस बिंदु से दूरी सेम है। ये बात हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक बात और, ये जो दिस इंप्लाइज का सिंबल है ना, ये आप हर बार मत लगाया करिए। कई बच्चे हम देखते हैं कि भैया हर एक में ऐसे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, फैशन नहीं कर रहे हैं आप, इसका एक मतलब होता है ना। ये हम तभी लगाते हैं जब हम कोई स्टेप छोड़ रहे होते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा स्टेप। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करके दिखाना था, लेकिन मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करके नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। तो तभी हम ये सिंबल लगाए हैं। ठीक है, कि भाई ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, हर बार मत लगाइए, या तो लगाइए मत, है ना। लगाएं तो हर बार मत लगाइए। ठीक है, छोटी छोटी बात है, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या क्या कि रेखा की ढाल ज्ञात करो जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ठीक है, समझो, हमें रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, और ये जो रेखा है ना, ये एक तो मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु माने 0,0 से जाती है। ठीक है, और ये रेखा इन दो के मध्य बिंदु से भी जाती है। इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके x निर्देशांकों को जोड़ देते हैं। जोड़ना 8 जमा 0 कितना हो गया 8, उसका आधा कर दो, 8 का आधा 4, यानी कि ये इनका जो मध्य बिंदु होगा ये होगा 4 कोमा, इनको जोड़ लीजिए, -4 जमा 0 कितना होगा -4, इसका आधा कर दीजिए -2, है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, लैग हो गया भैया, बताएंगे मतलब। कहने का इसलिए मतलब ये था कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा एक तो इस पॉइंट से जाती है, और ये रेखा इस पॉइंट से जाती है, जिस पॉइंट को मैंने अभी लिखा नहीं है ना। ये रेखा इन दोनों पॉइंटों से होकर जाती है, तो हमें इस रेखा की ढाल बतानी है। बता देंगे दो बिंदु रूप से, है ना। हमने पढ़ा तो था कि भैया अगर हमें रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए गए हों, तब हम उसकी रेखा की ढाल बता सकते हैं। तो उस तरीके से बता देंगे, हो जाएगा। खुद ब खुद ट्राई कर लीजिए, जब तक मेरा ठीक नहीं हो जाता ये करिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पीबी का मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा
पीवी का मध्य बिंदु हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा, लेकिन आए कैसे उसको लिखना पड़ेगा। आपके अंदर सर ये हो जाएगा 0 + 8/2 कोमा -4 + 0/2, तो ये हो गया हमारा 4 कोमा -2। ठीक है, तो पीवी का जो मध्य बिंदु है वो ये है ना, और मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, तो रेखा का समीकरण बता दो, रेखा का समीकरण नहीं बताना, सॉरी, रेखा की ढाल, रेखा का समीकरण आगे आएगा ना, रेखा की ढाल। ठीक है, रेखा की ढाल कैसे बताएंगे, रेखा पर स्थित दो बिंदु आपको पता है ना, तो दो बिंदु अगर आपको पता है तो इनके y निर्देशांकों को सबसे पहले घटा दीजिए, -2 -0 बटे में x निर्देशांक को घटा दीजिए, 4 -0, ये आ गया आपका -2/4, यानी कि -1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये रेखा की ढाल आ गई। क्लियर हो गया। मैं रेखा का समीकरण इसलिए बोल गया क्योंकि रेखा का समीकरण भी आपको पढ़ना है, आगे आएगा तब आप रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते होंगे, है ना, तो तभी मैंने दो बिंदु रूप का नाम लिया था। ठीक, समझ में आया कैसे करा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न देखिए, क्या क्या कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग किए बिना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, उसका यूज किए बिना हमें दर्शाना है कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे दर्शाओगे, तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, कैसे दर्शाएं। बोलो सर, हम इनके प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, प्रवणता मैंने ढाल। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो बिंदुओं की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, है ना, इन दो की ढाल ज्ञात कर लेंगे, फिर अपन इन दो की ढाल ज्ञात कर लेंगे, फिर हम इन दो की ढाल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तीन ढाल निकलेंगी, तीनों ढाल ज्ञात कर लेंगे, कर ली। फिर हम देखेंगे कि भैया कि फिर हम देखेंगे कि भैया कोई कोई ऐसी दो ढाल हैं क्या कि जिसके गुणा करने पे -1 आता हो, ये देखेंगे, है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया m1 गुणा m2 दो रेखाओं की ढाल की गुणा करने पर -1 कब आता है, बता सकते हो। आप कहेंगे सर दो रेखाओं की ढाल की गुणा करने पर -1 आता है जब वे दो रेखाएं लंबवत हों, परपेंडिकुलर हो, है ना। अगर इन तीन ढालों में से, जो तीन ढाल हम ज्ञात करेंगे, इन तीन ढालों में से दो ढालों की गुणा करने पर -1 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, बस हो गया। आई बात समझ में, ऐसे करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, हालांकि ये तरीका समझ में आ गया होगा आपको, दूसरा तरीका भी समझ लो। समझो, एक पॉइंट आपका 4,4, 4,4 यहाँ कहीं मिलेगा, एक पॉइंट आपका 3,5, 3,5 कहीं यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट आपका -1,1, ये यहाँ कहीं मिलेगा। इन तीनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। हमें दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज है, कैसे दर्शा सकते हैं, इसकी ढाल गुणा में इसकी ढाल, आपको दिख रहा है ना, यही 90 का पाएगा, तो इसकी ढाल गुणा में इसकी ढाल बराबर -1 के दर्शा देना, और फिर कह देना कि m1 गुणा m2 -1 के बराबर है, इसलिए इनके बीच का कोण जो है 90 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना, समझ में आई। अगर आप आकृति बना के करेंगे तो आपको सिर्फ ये ढाल और ये ढाल निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये ढाल और ये ढाल निकाल के दिखानी पड़ेगी। अगर आप बिना आकृति बना के करेंगे तब आपको इन दोनों की ढाल भी निकालनी पड़ेगी, इन दोनों की ढाल भी निकालनी पड़ेगी, और इन दोनों की ढाल भी निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो मैं इसकी ढाल और इसकी ढाल निकाल लेता हूँ, इसकी ढाल निकालने की जरूरत नहीं है ना, इसकी और इसकी ढाल निकाल लो बस। आप कह देना, इसको नाम देते हैं ABC, लिख दो, माना ABC तीन बिंदु हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लें किसकी ढाल, AB की ढाल निकाल लें। AB की ढाल कितनी हो जाएगी बताइए,
आप कहेंगे सर इनके y निर्देशांकों को घटा दीजिए। 4 में से 5 गया -1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है ना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 5 में से 4 घटा दिया, फिर 4 में से 3 घटा दिया। ऐसे मत करिएगा। पहले अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसको लीजिए, है ना। अगर आप इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आप पहले इसको ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी ढाल आ गई -1, ठीक है सर। अब BC की ढाल निकाल लो। BC की ढाल कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी -1, -1, -4 यानी कि -5, -1, -4 यानी कि -5, 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि भैया ढाल किसकी, AB की, इसको हम ऐसे लिखते हैं, गुणा में ढाल किसकी, BC की, बराबर है -1 के। दिख रहा है ना साफ साफ, इन दोनों की ढाल की गुणा जो है -1 के बराबर है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये AB और BC रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। अतः AB और BC लंबवत हैं। लंबवत मतलब इनके बीच में जो कोण बना है वो 90 डिग्री का है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। हो गया, सिंपल। ऐसे करना था। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष की पॉजिटिव दिशा से वामावृत मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। समझ लो, जैसे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। कोई एक रेखा है, कैसे खींच लो, आपकी मर्जी है। मान लो मैं ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है। ये रेखा है, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे खींचना पड़ेगा। ये रेखा अपने ने मान ली। अब क्या कह रखा है कि ये जो रेखा है ना, ये y अक्ष की धन दिशा से, अब y अक्ष की धन दिशा, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया y अक्ष की पॉजिटिव दिशा से, y अक्ष की पॉजिटिव दिशा कौन सी है, ये वाली, ये वाली, इस तरफ, ठीक है ना। आपके अनुसार y अक्ष की पॉजिटिव तो ये होता है। अरे भैया y अक्ष पॉजिटिव यहाँ पे होता है, लेकिन दिशा की अगर मैं बात करूंगा तो वो ये वाली होगी पूरी की पूरी, है ना। जैसे अगर मान लो, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट से बताओ, इस पॉइंट से x अक्ष की पॉजिटिव दिशा कौन सी है, तो आप ये वाली बताओगे ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इस पॉइंट से बताओ कि y अक्ष की पॉजिटिव दिशा कौन सी है, आप कहेंगे सर ये वाली, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि भैया y अक्ष की पॉजिटिव दिशा से वामावृत, वामावृत का मतलब, वामावृत का मतलब ये हो गया कि भैया ऐसे, ऐसे समझो, इस तरीके से मापा गया कौन, है ना। एक तो होता है दक्षिणावृत, दक्षिणावृत होता है जब आप इस तरीके से कोण मापते हैं, घड़ी की दिशा में कोण मापते हैं, ठीक है। वामावृत क्या होता है कि जब आप घड़ी की दिशा के विपरीत कोण मापते हैं, ऐसे, समझ रहे हो। तो हमें क्या बोला गया है कि भैया ये रेखा जो है, ये रेखा y अक्ष की धन दिशा से, y अक्ष की धन दिशा ये होगी, इससे वामावृत मापा गया कोण, वामावृत मतलब इस तरीके से, इस तरीके से जो कोण मापा गया ये 30 डिग्री है, ये बात बोल रखी है, ठीक है। हमें इस रेखा की ढाल बतानी है, समीकरण नहीं बतानी है, ढाल बतानी है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, हमें इसकी ढाल बतानी है बेटा। कैसे बताओगे, आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री है, बिल्कुल। ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 30, 120, ये हो जाएगा 60। तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 120 हो जाएगा, है ना। अगर हमें ये कोण मालूम चल गया तो क्या हम इस रेखा की ढाल नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। कितना हो गया, टेंजेंट 120, आ गया अपना आंसर, है ना। लेकिन अब इसको लिखोगे कैसे वो समझो। तो इसके लिए अपन को उसको नाम देने पड़ेंगे। मान लो इसको तुमने ए नाम दे दिया, इसको बी, सी, डी, ऐसे नाम दे दिया। तो हमें एंगल बी डी सी, ये प्रश्न में दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल बी सी डी ये 90 डिग्री है ही, ठीक है। तो एंगल डी बी सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री जमा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री,
ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये कौन 60 हो गया, ये कौन अगर 60 हो गया तो ये कौन कितना हो जाएगा 120, है ना। कैसे निकाला ये हमने, एंगल ए बी सी, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। ये कौन मालूम चल गया, है ना। बस रेखा की ढाल बता दो। तो रेखा की ढाल कितनी हो गई, टेंजेंट 120 डिग्री। टेंजेंट 120 डिग्री में कितना आएगा, टेंजेंट 120 डिग्री होता है टेंजेंट 180 माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना। टेंजेंट 180 माइनस 60 कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया, दूसरे में। दूसरे चतुर्थांश में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। क्या टेंजेंट बदलेगा, सर टेंजेंट 180 पे नहीं बदलता, आपने मना किया था, नहीं बदलेगा। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंजेंट का टेंजेंट लिखे और क्या। तो ये हो गया हमारा माइनस का √3, आ गया अपना आंसर। आई बात समझ में। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखो भाई, क्या लिखा है कि x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु, ये तीनों बिंदु समरेखी हों। ठीक है ना, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें दे रखा है कि तीनों के तीनों बिंदु समरेखी हैं, सेम ही रेखा पर हैं। x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, आप कहेंगे सर आपने सिखाया था कि अगर 3 बिंदु समरेखी होते हैं तो इन दो बिंदुओं की ढाल बराबर होती है इन दो बिंदुओं की ढाल के। ये चीज़ बताई थी ना, पहले 2 बिंदुओं की ढाल बराबर होती है लास्ट वाले 2 बिंदुओं की ढाल के। तो उस कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लिखोगे कैसे, आप कहोगे माना इस पॉइंट को आप ए मान लो, इस पॉइंट को आप बी मान लो और इस पॉइंट को आप सी मान लो। ठीक है, तो ए बी की ढाल बराबर हो जाएगी किसके, बी सी की ढाल के। ठीक है, ए बी की ढाल कितनी है, ए बी की ढाल से निकालनी पड़ेगी, निकालिए। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 यानी प्लस का 1 बटे में 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बराबर बी सी की ढाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 माइनस 1 बटे में 4 माइनस 2। सॉल्व कर लो, ये हो गया 2 बटे में 2 माइनस एक्स बराबर 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 बराबर, इसको यहाँ पे ले आओ, 2 दूनी 4 माइनस 2x, 4 को वहाँ पे ले गए, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 1। ठीक है, बस हो गया भाई। हमें 3 बिंदु समरेखित दे रखे थे ना, तो इन दोनों की ढाल बराबर होगी इन दोनों की ढाल के, उस कंसेप्ट को हमने यूज़ किया, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये वाला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 9। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों के चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमें दिखलाना है। समझ में आई, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ऐसा हमें दर्शाना है। तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। इसके निर्देशांक मान लो -2 -1, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0, इसके निर्देशांक 3,3, इसके निर्देशांक -3,2। ठीक है, हमें ये दर्शाना है कि ये चारों बिंदु मिल करके एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, आपके से समांतर चतुर्भुज यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, है ना, समांतर भी होती हैं बराबर भी होती हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन अपने को दूरी सूत्र का तो इस्तेमाल करना नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, अब इसके अगर आमने सामने भुजाएं समांतर हैं तो हम इसको कैसे दर्शाएं कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कैसे दर्शा सकते हो, सोचो सोचो बताएं। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो उनकी ढाल बराबर होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो हम एक काम करेंगे,
सबसे पहले हम इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे और इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे। जब आप इन दोनों की ढाल ज्ञात करोगे ना, तो आप पाओगे कि इसकी ढाल और इसकी ढाल बराबर है। ठीक है, फिर हम कह देंगे कि भैया ये रेखा और ये रेखा समांतर है। ढाल बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है ना। इसी प्रकार से फिर हम इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे और इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी हम यही पाएंगे कि ये दोनों की ढाल बराबर है। फिर हम ये कह देंगे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो हम कह देंगे ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी की ढाल। ए बी की ढाल बताएंगे कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 0 माइनस माइनस 1 यानी कि 1 बटे में 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 6। ए बी की ढाल आ गई 1/6। अब आप सी डी की ढाल ज्ञात कर लीजिए। 3 माइनस 2 1 बटे में 3 माइनस माइनस 3 यानी कि 6। देखिए ए बी की ढाल और सी डी की ढाल बराबर है ना, लिख दीजिए यहाँ ए बी की ढाल बराबर है सी डी की ढाल के। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया अगर ए बी की ढाल सी डी की ढाल के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है ये समांतर होगा किसके, सी डी के, क्योंकि ढाल किन रेखाओं की बराबर होती है, जो रेखाएं समांतर हो। ठीक है, इसी प्रकार आप अब ए डी की ढाल निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 + 1 3 -3 + 2 -1 यानी कि -3। फिर आप निकाल लीजिए बी सी की ढाल। ये हो जाएगा हमारे पास 0 -3 -3 4 -3 1 -3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए डी की ढाल और बी सी की ढाल ये भी बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ ए डी की ढाल बराबर है बी सी की ढाल के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए डी है ये समांतर है बी सी के। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया कि भैया ए बी सी डी के समांतर है, ए डी बी सी के समांतर है ना। हाँ जी सर, हमने आमने सामने की भुजाओं को समांतर सिद्ध कर दिया। तो हम क्या कह देंगे, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया, क्लियर हुआ? ऐसे करना था। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए। अब ये वाला प्रश्न देखो, क्या क्या रखा है। क्या रखा है कि एक्स अक्ष और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करो। समझो, जैसे वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या रखा है कि ये जो एक्स अक्ष है ना, इस एक्स अक्ष और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, इन दो बिंदुओं को मिलाना 3, -1 x³ 3 y³ -1 ये पॉइंट और x³ 4 y³ -2 ये पॉइंट, है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया कि एक्स अक्ष और ये जो आपकी रेखा बन रही है, ये थोड़ा सा खराब बन गई भैया, एडजस्ट कर लेना। बोला कि ये एक्स अक्ष और इस रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है, के बीच का कोण ज्ञात करना है ना। कैसे ज्ञात करोगे? आप कहोगे सर कोण तो ज्ञात करना है, बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन कौन सा कोण ज्ञात करें? क्योंकि इस रेखा और इस एक्स अक्ष के बीच में तो 4 कोण बन रहे हैं, बेसिकली तो 2 ही कोण बन रहे हैं। एक तो ये न्यून कोण बन रहा है, एक ये अधिक कोण बन रहा है ना। तो प्रश्न में अगर कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कह रखा होता ना, तब हम न्यून कोण ज्ञात करते हैं। लेकिन आपकी जो बुक है, इन्होंने
यहां पर अधिक कोण ज्ञात कर रखा है, ठीक है। लेकिन असल में होता क्या है कि अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं बोल रखा होता ना, तो हम न्यून कोण ज्ञात करते हैं। अब क्या करें सर? तो आप एक काम करना, आप दोनों कोण ज्ञात कर लेना, न्यून कोण भी और अधिक कोण भी, ठीक है ना। दोनों कोण ज्ञात करके बता देना उसको, समझो। वैसे तो देखो मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन में अपन न्यून कोण ज्ञात करते हैं, अगर कुछ भी नहीं क्या रखा हो तो सिंपल कहेगा कि कोण ज्ञात करो तो न्यून कोण ज्ञात करते हैं। लेकिन आपके बुक वालों ने 135 डिग्री आंसर दिया हुआ है, 135 डिग्री तो न्यून कोण है ही नहीं, अधिक कोण है। तो इससे बचने के लिए आप एक काम करें, जब भी आपसे कोण वाला प्रश्न पूछे तो आप उसमें न्यून कोण और अधिक कोण दोनों बता दें, है ना, ताकि कोई झंझट रहे ही ना, ठीक है। बाकी आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि सर हमें न्यून कोण बताना है या अधिक कोण बताना है ना। क्योंकि देखिए 11th क्लास जो है ये आपकी स्कूल की क्लास है, इसके जो एग्जाम है ये आपके स्कूल वाले टीचर चेक करेंगे, है ना, बोर्ड वाले टीचर चेक नहीं करेंगे। अगर यही क्वेश्चन 12वीं में आया होता ना, तो हम न्यून कोण बताते, ठीक है, चाहे पीछे आपका आंसर अधिक कोण क्यों ना लिखा हो। अगर ये प्रश्न 12वीं में आया होता तो हम इसमें पक्की बात है न्यून कोण ही बताते, ठीक है। भाई प्रश्न वाले को लिखना चाहिए था कि यार अधिक कौन पूछ रहा है कि न्यून कौन पूछ रहा है, पूछा ही नहीं, सीधा बोल दिया कौन बताओ। अब कौन बताओ तो यार न्यून क्यों बताना चाहिए, लेकिन आपके आंसर में अधिक कौन लिखा हुआ है। तो इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों कौन बता देते हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं जी, कैसे बताओगे? सबसे पहले मुझे बताओ कि एक्स अक्ष की ढाल कितनी होती है। एक्स अक्ष की ढाल, इसको मैं m1 बोल देता हूँ। एक्स अक्ष की ढाल मालूम है कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है, बताया था मैंने आपको। अच्छा जी, और इन दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा की ढाल कितनी होगी? आप कहीं से बता देंगे, लिख दीजिए 3, -1 और 4, -2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, को मिलाने वाली रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -2 +1, यानी कि -1 बटे में 4 -3 यानी 1, ये आ गई -1 आ गई, ठीक है। तो हमें बताना है इनके बीच का कोण टेंजेंट थीटा, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके? मापांक मत लगाइएगा बेटा, क्योंकि मापांक लगाएंगे तो आप न्यून कोण बता देंगे, है ना। और बताना तो वैसे न्यून कोण ही चाहिए, लेकिन या तो हो सकता है कि आपके पीछे वाले बुक वालों ने आंसर मिस्टेक कर रखा हो, है ना, क्योंकि 135 डिग्री बताना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्म लगा देते हैं, प्लस माइनस वाला। बताया था ना आपको, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमें न्यून कोण और अधिक कोण दोनों बताना हो, तो हम दोनों कोण बता देते हैं, नंबर कटेगा ही नहीं अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा m1 - m2, 0 -1 बटे में m1 + m2, सॉरी m1 - m2 इक्वल टू बटे में 1 + m1 m2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ऐसा हो जाएगा जब आप सोल्व करेंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? +-1 आ गई। अगर टेंजेंट थीटा 1 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। टेंजेंट थीटा अगर -1 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री। दोनों आंसर बता दिए हमने कि भाई अगर आप हमसे ये वाला कोण पूछ रहे हैं तब तो ये 135 डिग्री है ना। अगर आप हमसे ये वाला कोण पूछ रहे हैं तो ये 45 डिग्री है ना। ये 45, ये भी 45, 135, ये 135, ये, ठीक है। तो हमने दोनों कोण बता दिए, क्लियर हो गया? आई बात समझ में? तो ऐसे करना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखो, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि एक रेखा की ढाल है, वो दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है, ठीक है। समझो, दो रेखाएं हैं और उन दो रेखाओं की ढाल में क्या संबंध बता रखा है कि जो एक रेखा की ढाल है ना वो दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। मान लो इस रेखा की ढाल मैं m मान लेता हूँ, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2m हो जाएगी ना। लिख लेते हैं पहले, माना पहली रेखा की ढाल
इसको मैंने मान लिया m, कुछ भी मान सकते थे, सिंपल रखने के लिए मैंने इसको m मान लिया। दूसरी रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी 2m, प्रश्न में क्या लिखा है, ठीक है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करो। यानी कि अब की बार आपको टेंजेंट थीटा की ही वैल्यू दे दी। 1/3 क्या है, 1/3 आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, समझ रहे हो, ये आपको दे दिया। यानी कि आपका जो फॉर्मूला होता है ना, टेंजेंट थीटा बराबर, इसमें से घटाइए m-2m अपॉन में 1 प्लस इसके गुणा करिए, ऐसे करते थे ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपको टेंजेंट थीटा जो है इसकी जगह 1/3 लिखना है, ठीक है। ये क्या रखा है, सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा माइनस का m अपॉन में 1 + 2m², ठीक है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे मापांक लगा हुआ है, यहाँ पे मापांक नहीं है, तो मापांक आपको हटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर अंदर कोई नंबर होता, मान लो कि यहाँ पे -3 होता, तब मैं उसको 3 लिख देता, लेकिन यहाँ पे माइनस का m है तो उसको अपन m नहीं लिख सकते हैं। क्यों सर, भाई हो सकता है कि m की वैल्यू -1 हो, m की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई खुद ब खुद, तो अगर आपने मापांक हटा करके m लिख दिया, तो एक प्रकार से तो आपने मापांक का रूल ही तोड़ दिया, समझ रहे हो। -m का जो मापांक है उसको आप m नहीं लिख सकते हैं, समझ में आई। हाँ, -3 का मापांक है उसको आप 3 लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार अंदर जो है वो नेगेटिव है ना। -4 का जो मापांक है उसको आप 4 लिख दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि अंदर जो है वो नेगेटिव है, मापांक लेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंदर क्या है ये हमको नहीं पता, है ना। अब ये जो -m है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो भाई। अगर m की वैल्यू -1 ले लूँ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का पॉजिटिव हो गया ना। तो अंदर जो है वो हमें नहीं पता कि यार पक्का, ये बात पक्की नहीं पता कि भैया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अंदर जो लिखा हुआ है उसका हमें पक्के रूप से नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हम -m के मापांक को m नहीं लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या करें सर, यहाँ से मापांक हटा दीजिए, मापांक हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1/3 बराबर, प्लस माइनस लिख दो, माइनस का m अपॉन में 1 + 2m², ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस का ले लेते हैं, प्लस का लेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2m² प्लस का 1 बराबर -3m। इसको यहाँ पे ले आओ, तो 2m² प्लस का 3m प्लस का 1 बराबर 0। सोल्व कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2m कॉमन आ गया, अंदर बच गया m+1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 और -1, ठीक है। ठीक है सर जी। अब इसी तरीके से आप माइनस कर लो, आपने यहाँ पे प्लस किया था ना, अब इसी तरीके से आप माइनस कर लो। जब आप यहाँ पे माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -1 -2m² बराबर -3m। सॉल्व कर लो, 2m² -3m प्लस का 1 बराबर 0, 2m² -2m -1m प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से 2m कॉमन आ गया, m-1 बच गया, यहाँ पे भी m-1 बच गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और 1 आ गई, ठीक है। तो एक प्रकार से आपके 4 आंसर हो सकते हैं। अगर मैं m की वैल्यू -1/2 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू -1/2 रख दूं, तो पहली रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर -1/2। दूसरी रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कट गया सर, -1।
है ना। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अगर मैं m की जगह 1/2 रख दूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और 1। अगर मैं 1 रख दूँ तो 1,2, यानी 4 आंसर आएगा हमारे। एक ही आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया। ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखने हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए बताया है ना। आगे भी लिख सकते हैं आप, आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो पहली रेखा की ढाल अगर ये है तो दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, इसका दुगना कर देना। पहली रेखा की ढाल अगर ये है तो दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, इसका दुगना कर देना। ऐसे करते करते आप 4 बार लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया, बस आ गया अपना आंसर। आई बात समझ में। भाई हमसे क्या पूछा था कि रेखाओं की ढाल बताओ, तो हमारे ये 4 आंसर आए हैं। पहली रेखा की ढाल ये हो सकती है, दूसरी रेखा की ढाल ये हो सकती है, पहली रेखा की ढाल ये हो सकती है, दूसरी रेखा की ढाल ये हो सकती है, या फिर पहली रेखा की ढाल ये हो सकती है, दूसरी रेखा की ढाल ये हो सकती है, या फिर पहली रेखा की ढाल ये हो सकती है, दूसरी रेखा की ढाल ये हो सकती है। ये हमारा आंसर आया। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या लिखा है कि एक रेखा है, ये रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजर के जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो हमें दर्शाना है कि ये इसके बराबर होगा। k-y1 बराबर होगा m(h-x1)। आसान है। कैसे? अरे भैया ये रेखा इन दो बिंदुओं से गुजर के जाती है ना। अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजर के जाती है तो क्या आप उसकी ढाल नहीं मालूम कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं सर। इन दो बिंदुओं से गुजर के गई जो रेखा है उसकी ढाल मालूम कर लीजिएगा, उसको आप m के बराबर रखिएगा, सोल्व करने पे यही बन के आएगा। समझ रहे हो? देखिए, चूंकि रेखा, चूंकि, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखिएगा और अच्छा रहेगा। आप लिखिएगा रेखा की ढाल हमें कितनी दे रखी है, m दे रखी है, ठीक है। रेखा की ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि आप इसके y निर्देशांक में से इसका y निर्देशांक घटा दीजिए, k-y1 अपॉन में h-x1 बराबर m। सोल्व कर लीजिए, k-y1 इक्वल टू m h-x1 हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। कितना आसान था, है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, है ना। आप ऐसे मत सोचा करिए कि सर करेंगे और उसके बाद ही हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको सारा कंसेप्ट पहले इसलिए ही पढ़ाया है ताकि आप ये प्रश्नावली खुद ब खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है। पहले खुद ट्राई करिए, एक बार ना निकले दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार ट्राई करें, थोड़ा उस पर दिमाग लगाएं, समय लगाएं, ठीक है। वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं, जब आप खुद सॉल्व करेंगे ना तब आपको असल में मज़ा आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखो मैं तो यार अपना काम कर रहा हूँ, आपको खुद का काम करना चाहिए ना, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए भैया, क्या क्या रखा है कि भाई 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। ये तीनों बिंदु समरेखी हैं, एक ही रेखा पर हैं, तो हमें दर्शाना है कि ये इसके बराबर होगा। अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दो बिंदुओं की जो ढाल है वो बराबर होगी इन दो बिंदुओं की ढाल के, है ना। तो इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे चूंकि h,0 a,b 0,k समरेखी हैं, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की ढाल b-0 अपॉन में a-h बराबर होगी किसके, k-b अपॉन में 0-a। बस सॉल्व कर लीजिए, ऐसा ऐसा बन के आएगा, है ना। ये हो जाएगा b अपॉन में a-h बराबर k-b अपॉन में माइनस का a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। -ab बराबर a के
माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, ऐसा बन गया। हमें ऐसा ऐसा बनाना है ना, कैसे बनाए? देखिए माइनस ए बी से तो माइनस ए बी कट गया, वहां पे लेके जाता तब भी कटता। ठीक है, ए बाय एच चाहिए और बी बाय के चाहिए। हाँ आ गया। कैसे? ए बाय एच चाहिए, बी बाय के चाहिए, तो इन दोनों को तो आप इस तरफ रखो, इसको आप वहाँ भेज दो। ये हो जाएगा एच के बराबर ए के जमा में एच बी, दोनों तरफ आप एच के से भाग दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए बाय एच जमा में बी बाय के। एच के से भाग दो तो के से के कट गया ना, एच बच गया, एच से एच कट गया, के बच गया। आ गया? ऐसे करना था। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो ये इस प्रकार से हमें करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखो, क्या लिखा है कि जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखाचित्र पर विचार कीजिए। ठीक है सर, ये वर्ष है, ये जनसंख्या है। ठीक है, जिस प्रकार से समय बढ़ता जाता है उसी प्रकार से जनसंख्या भी बढ़ रही है ना? एक रैखिक, एक रेखा रेखा की तरह बढ़ रही है, ऐसे सीधी रेखा की तरह। रेखा ए बी की ढाल ज्ञात करनी है और इसके प्रयोग से बताना है कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। वर्ष 2010 में ये जनसंख्या कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, इस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ा लूं तो इस पॉइंट के निर्देशांक हमसे पूछें, इस पॉइंट के कैसे बताओगे? आप कहेंगे सर इस पॉइंट के निर्देशांक पूछे ना। हाँ जी, तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा 2010 कोमा वाई। इस पॉइंट का वाई निर्देशांक नहीं मालूम ना, 2010 कोमा वाई बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, है ना? बिल्कुल। तो जो ढाल इन दो बिंदुओं की होगी वही सेम ढाल इन दो बिंदुओं की होगी, है ना? तो इस कंसेप्ट का हम यूज़ करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई माने, वाई माने जनसंख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लिखोगे कैसे वो देख लो बस। अब सबसे पहले तो आपको ए बी की ढाल बताने है ना, तो सबसे पहले इसको यही बताओ कि भाई ए बी की ढाल कितनी है, बताओ। आप कहेंगे सर ए बी की ढाल ये हो जाएगी 97 माइनस 92 अपॉन में 1995 माइनस 1985। कितना हो गया? 5/10, यानी ढाल आ गई 1/2। ए बी की ढाल ज्ञात कर ली। अब आपको इस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। वाई मानी जनसंख्या, है ना? इसको मैं सी पॉइंट कह देता हूँ। माना सी जो है ये एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 2010 कोमा वाई। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि ए बी सी समरेखी हैं, ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु समरेखी हैं, समरेखी माने एक ही रेखा पर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी की ढाल है ना, चाहे तो आप ए बी की ढाल लिखें या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की ढाल बराबर होगी बी सी की ढाल के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी की ढाल तो याद कर रखी है, बी सी की ढाल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी वाई माइनस 97 अपॉन में 2010 में से 1995 गया 15, है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, सॉल्व करिए। तो 15 बराबर 2y माइनस 97 इंटू 2 194। इसको यहाँ पे लेके जाइए, कोनो मिस्टेक तो नहीं कर दिए हैं? हम्म, ठीक ही लग रहा है। देखते हैं आगे करके। ये हो जाएगा 4 5 9
और 19 और 1 20। y की वैल्यू कुछ गलत क्यों लग रही है मेरे को? 104.5 आई है। आंसर देखने दो। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है ना। मुझे को लगा यार पॉइंटों में जनसंख्या आ रही है तो थोड़ा समस्या वाली बात है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। जनसंख्या किस में थी? करोड़ों में थी। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2010 में? 2010 में जनसंख्या हो जाएगी 104.5 करोड़, यानी कि 104.5 करोड़। समझ रहे हो ये चीज़? बस हो गया, इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली खत्म। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कल आगे के काम करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? रेखा के समीकरण के विविध रूप। ठीक है। हो सकता है कि इसको मैं एक ही लेक्चर में कराऊं, और ये भी हो सकता है कि इसके लिए मैं अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर बनाऊं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कराएंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।